Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 2nd of June 2022. तो गाइज आज है तारीख 2 जून 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है एरिट्रिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्टार्टिंग में 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और इन तीनों स्टेटमेंट में क्या बोला गया मैं आपको समझाता हूँ। आपने ड्रोन के बारे में सुना होगा, है ना, देखा भी होगा। ये जो ड्रोन है इससे हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, है ना, क्या क्या काम किया जा सकता है, तो उसी को लेकर ये 3 एक्टिविटीज़ बताई गई हैं। तो बताना यह है कि इन तीनों एक्टिविटीज़ में से ड्रोन की मदद से कौन सी एक्टिविटी सक्सेसफुली की जा सकती है। स्टेटमेंट 1 बोलता है जो हमारी फसल होती है, जो फसलों का खेत है, वहाँ पे हम लोग पेस्टिसाइड को छिड़क सकते हैं ड्रोन के माध्यम से। स्टेटमेंट 2 बोलता है कि जो वॉल्केनोज होता है यानी कि जो ज्वालामुखी है उसका जो क्रेटर है यानी कि उसका जो मुंह वाला एरिया है ऊपर वाला, उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। स्टेटमेंट 3 बोलता है यहाँ पर कि जो स्पाउटिंग वेल होती है, स्पाउटिंग वेल क्या होती है, यानी कि कुछ ऐसी वेल मछली जो कि यहाँ पे क्या करती है, ऊपर अपने फुहार छोड़ती है, आपने काफ़ी बार देखा होगा। तो स्पाउटिंग वेल के डीएनए एनालिसिस के लिए हम लोग उसके ब्रीथ सैंपल्स को कलेक्ट कर सकते हैं ड्रोन के माध्यम से। तो ये 3 यहाँ पे स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। अब बताना यह है कि ड्रोन से हम लोग इन तीनों एक्टिविटीज़ में से कौन सी एक्टिविटी सक्सेसफुली कर पाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों ही एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे बात की जा रही है जीएसटी कलेक्शन के बारे में। देखो हर महीने जो ये जीएसटी कलेक्शन का डेटा है वो रिलीज़ होता है। तो अभी हम लोग जून के महीने में एंटर कर चुके हैं, आज 2 ऑफ जून है। अब जून के महीने में एंटर करे हैं तो क्या हुआ है, पिछले महीने यानी कि जो मई का मंथ है, मई के महीने के अंदर कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ है उस कलेक्शन का सारा डेटा दिया गया। तो यहाँ पर मेंशन ये किया गया कि साल 2021 और साल 2022 के बीच में जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो अब की बार जीएसटी कलेक्शन के अंदर 44% से एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग सा और बहुत क्लियर यहाँ पे समझाया गया। ये आपको देखने को मिलेगा मई 2021 यानी पिछले साल मई का महीना, और ये मई 2022 यानी अब की साल का मई का महीना जो कि अभी निकल चुका है। तो इन दोनों के बीच में जब आप कंपैरिजन देखोगे तो पिछले साल जो जीएसटी कलेक्शन है मई के महीने का वो 97,821 करोड़ का पहुंचा था। लेकिन अब की बार का जो जीएसटी कलेक्शन है इस मई के महीने का वो 1,40,885 करोड़ का पहुंच चुका है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि पिछले साल के कंपैरिजन में अब की साल जो जीएसटी का कलेक्शन है उसके अंदर 44% से यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, एक जंप देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की जा रही है, जब आप लोग देखते हो तो पिछले साल के कंपैरिजन में चलो अब की बार 44% का जंप देखने को मिला, लेकिन यहीं पर जब हम लोग अप्रैल के महीने को देखते हैं
क्योंकि अभी मई का महीना निकला, मई के महीने से पहले अप्रैल का महीना निकला, तो अप्रैल के महीने में जीएसटी काफ़ी अच्छी तरीके से कलेक्ट हो पाया था। लगभग 1,67,540 करोड़ का कलेक्शन हो पाया था। तो बताया गया कि भले ही यहाँ पर पिछले साल से इंक्रीमेंट देखने को मिला हो, लेकिन अप्रैल के महीने से अगर हम लोग कंपेयर करें तो मई के महीने में जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है। इसी को लेकर यहाँ पर ये हेडिंग दी गई है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये पिछले साल के कंपैरिजन में अब की बार हायर है, लेकिन जब हम लोग इसी साल के अप्रैल से कंपेयर करेंगे तो अब की बार थोड़ा सा कम देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। हर महीने ये डेटा आता है, ऐसा नहीं है डेटा याद करो या डेटा याद रखो। ठीक है, तो ध्यान रखना, बस खाली अभी तक का जो सबसे टॉप का डेटा है साल 2022 का, ये अप्रैल के महीने का है, तो बस खाली अप्रैल के महीने में अभी तक का सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है, बस इतना यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। ठीक है ना, फिर उसके बाद इस आर्टिकल के अंदर और क्या बताया गया, जो भी मैंने बातें बताई हैं वो सारी आपको यहाँ पर लिखी हुई देखने को मिल जाएंगी। पिछले साल के कंपैरिजन में अब की साल के कंपेयर करके डेटा को यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब एक चीज़ और है, अब ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पता है कि जीएसटी कलेक्शन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो जीएसटी के अंदर आपको अलग अलग जीएसटीज़ देखने को मिल जाती हैं, यानी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो यहाँ पर जो जीएसटी का कलेक्शन बेसिकली वो इन तीनों जीएसटीज़ के अंदर कितना कलेक्शन हुआ है उनका टोटल करके यहाँ पे हमें बताया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है इस पूरे आर्टिकल में, जो कि हम लोग डिस्कस करें कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी यहाँ पर क्या है। बाकी यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन जैसे कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जीएसटी के बारे में आपको मैंने कितनी बार ही पढ़ा रखा है, आपको पता है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर चलेंगे। देखो ये वाला पिक्चर देखो, इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब भी हम लोग जीएसटी की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर इतने प्रकार की अलग अलग टर्म्स देखने को मिलती हैं। सीजीएसटी मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसको समझते हैं इस वाले स्ट्रक्चर से। अब यहाँ पे जब आप लोग देखते हो तो देखो, जो एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या फिर जो सीजीएसटी होता है, यानी कि जो तीनों जीएसटीज आपको देखने को मिलते हैं, ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन के अंदर काम करते हैं, और आईजीएसटी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन के लिए काम करता है। कहोगे ये क्या है, अब यहाँ पे इसको भी समझते हैं। पहले इस वाले पोर्शन को समझते हैं। देखो यहाँ पे मान लो एक राज्य के अंदर यहाँ पर कोई सामान की खरीदी बिक्री हो रही है। मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं यूपी का। उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर आपने जो है कुछ परचेज़ किया, उसके ऊपर जीएसटी पे किया। ठीक है, तो मतलब अपने एरिया के अंदर ही, एक राज्य के अंदर, जब एक राज्य के अंदर ही आप लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, उसके ऊपर जीएसटी पे कर रहे हो, तो उस राज्य के अंदर क्या होता है, जब आपने जीएसटी पे किया तो वो बट जाती है दो भागों में, एक एसजीएसटी के अंदर और एक सीजीएसटी के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लो आप लोगों ने एक प्रोडक्ट खरीदा, उसके ऊपर 18% की जीएसटी लगी हुई है। तो जब 18% की जीएसटी जहाँ पर लगेगी तो इसमें क्या होगा, 9% जो है एसजीएसटी जाएगी और 9% सीजीएसटी, यानी आधा आधा बढ़ जाएगी। यानी 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास चला गया और 9% यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये होता है हमारा इंट्रा स्टेट, यानी कि एक राज्य के अंदर जब यहाँ पर इस जीएसटी को पे किया जा रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये काम किया जाता है। लेकिन इंटर स्टेट का मतलब है जब एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जीएसटी पे की जा रही है। ठीक है, मान लो यूपी से महाराष्ट्र या कोई एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर व्यापार हो रहा है, अगर वहाँ पे जीएसटी पे कर रहे हो तो वो आईजीएसटी होती है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जो आईजीएसटी होता है ये बेसिकली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार कलेक्ट करती है। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों ने यहाँ पर जीएसटी का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिया है। कल ही यहाँ पे शायद आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था जीएसटी काउंसिल को लेकर। आर्टिकल 279A के अंदर जीएसटी काउंसिल के अंदर मेंशन्ड है। देखो जीएसटी काउंसिल क्या है, एक काउंसिल बैठता है जहाँ पर स्टेट के और साथ ही साथ हमारे यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं, और क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं जीएसटी को लेकर, वो सारा डिस्कशन वहाँ पर होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखने को मिलता है कि कौन सा प्रोडक्ट को जीएसटी के अंदर ऐड करना है, नहीं करना है, वो सारी बातें जीएसटी काउंसिल के अंदर डिसाइड की जाती हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है जीएसटी को लेकर। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस आर्टिकल से संबंधित जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब ये जो अगला आर्टिकल है इसमें कुछ स्टैटिक्स इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने ऑलरेडी परसों डिस्कस की थी।
वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग कुछ अलग से जो यूनिक से आर्टिकल हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद में हम लोग इस वाले आर्टिकल पर आएंगे, ठीक है ना। आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करवाना है, तो आप लोग एक सपोर्ट कर सकते हो। डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड लगने वाला है, जितनी देर मैंने बताया है आपको उतनी देर में आप लोग लाइक करके सपोर्ट कर सकते हो। आगे आते हैं। नाउ अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगेन जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से इसको रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे डिस्कशन क्या है कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो गिग वर्कर्स के लिए एक सेशन करेगी। वहाँ पे गिग वर्कर्स के राइट के ऊपर फोकस किया जाएगा। अब ये गिग वर्कर्स कौन होते हैं इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस आर्टिकल में क्या बोला गया है उसको समझते हैं। यहाँ पर ये बोला गया कि देखो आज के टाइम पर क्या हो रहा है ना कि जो ये गिग वर्कर्स हैं वो काफ़ी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि इनकी सैलरीज वगैरह काफ़ी कम है, वो यहाँ पर बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह भी किया जा रहा है। तो आज के टाइम पर क्या देखने को मिलता है, जॉब की काफ़ी कमी है, सोशल सिक्योरिटी की काफ़ी कमी है। देखो जॉब अगर है भी इंसान के पास में, अगर इन गिग वर्कर्स की अगर हम लोग बात करें, इनके पास में अगर जॉब है भी तो वो कोई सिक्योर जॉब नहीं है ना। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो जॉब होती है जो कि लंबे समय के लिए यहाँ पर रजिस्टर कर ली जाती है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोटेक्शन मिलता नहीं है इन गिग वर्कर्स को। तो उसी के लिए जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने डिसाइड किया है कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को क्या किया जाएगा, इनके ऑफिशियल्स को यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा। और ट्रेन करना जाएगा किस लिए, ताकि यहाँ पर ये लोग क्या कर सकें, ये इन वर्कर्स के लिए काम कर सकें, इन वर्कर्स को यहाँ पर एक सिक्योरिटी राइट प्रोवाइड करवा सकें। और इसी के लिए जो वीवी गिरी इंस्टीट्यूट है ये बेसिकली यहाँ पर एक ट्रेनिंग आर्म देखने को मिल जाएगा हमारा यूनियन लेबर मिनिस्ट्री का। ये इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहा है और ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट होने वाला है 13 जून से। अब 13 जून से प्रोग्राम स्टार्ट होगा जहाँ पर डिस्कस किया जाएगा इन वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी को लेकर, इन वर्कर्स के लिए कैसे हम लोग यहाँ पर इनके बेनिफिट्स के लिए काम कर सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की जाने वाली हैं। तो आने वाले टाइम पर इसके बारे में फिर से चर्चा होगी, तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। देखो हुआ क्या है कि जो बहुत सारे वर्कर्स है एम्प्लॉयड हैं आज के टाइम पर, वो काफ़ी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। उनकी डिमांड यह है कि उनको एक प्रॉपर वेज तो मिले, प्रॉपर वेज भी नहीं मिल पा रहा है उनको, है ना। एक सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, तो उसी सोशल सिक्योरिटी को लेकर काम किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है, 13 जून से वो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। ये यहाँ पर सिंपल सा इस आर्टिकल के अंदर कहना है। लेकिन अब इस आर्टिकल में से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल रही है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाए। लेकिन गिग वर्कर या फिर जब हम लोग गिग इकोनॉमी की बात करते हैं तो हर बार हम लोग देख पाते हैं एडिटोरियल के अंदर कभी ना कभी आर्टिकल्स पब्लिश होते रहते हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पर मेंस में प्लस प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है। जब हम लोग बात करते हैं गिग इकोनॉमी की, तो गिग इकोनॉमी का मतलब है एक फ्री मार्केट सिस्टम, जहाँ पर क्या है लोग जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली टेम्पररी बेसिस पर हैं, है ना। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वर्कर है, थोड़े टाइम के लिए एंगेजमेंट है उसका, थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर वो काम कर पाता है। और इनफैक्ट यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की, उस रिपोर्ट के थ्रू बताया गया इंडिया का जो गिग वर्कफोर्स आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो गिग वर्कर्स हैं वो लगभग 15 मिलियन के आसपास ये वर्कर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि हर एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर है, जैसे सॉफ्टवेयर, शेयर्ड सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, हर सर्विसेज के अंदर आपको ये गिग वर्कर्स देखने को मिल जाते हैं नाउ। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो इस गिग सेक्टर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है इंडिया के प्रति। इस सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी पावर भी है, इसका पोटेंशियल क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पे बताया गया कि लगभग 56% जो न्यू एम्प्लॉयमेंट है इंडिया के अंदर वो जनरेट किया जा रहा है इसी गिग इकोनॉमी के अंदर, यानी गिग वर्कर्स के थ्रू यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है कंपनीज़ के अंदर। और ये जो गिग वर्कर्स हैं इनको जो काम मिल रहा है वो ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर वाले काम देखने को मिलेंगे, यानी ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर वर्कफोर्स हम लोग इसको बोलते हैं। अब ये ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर वर्कफोर्स क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ब्लू कॉलर वर्कर्स कौन से होते हैं, ये बेसिकली यहाँ पे वर्किंग क्लास वाले वर्कर होते हैं जो कि यहाँ पर मजदूरी वगैरह करते हैं, जिनको घंटे के हिसाब से यहाँ पर अपनी मजदूरी मिलती है, ठीक है ना। तो ये हो गए ब्लू कॉलर वर्कर। फिर उसके बाद वाइट कॉलर वर्कर कौन से होते हैं, ये सैलरीड प्रोफेशनल्स होते हैं, यानी कि एक प्रोफेशनल वर्कर है, ऑफिस वर्कर जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑफिस में यहाँ पे काम करने वाला है, ये होता है वाइट कॉलर वर्कर। अब इसके बाद और भी बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, अलग अलग टर्म से जाने जाते हैं। मैं आपको वो सारी टर्म बता देता हूँ क्योंकि एडिटोरियल्स के अंदर आती रहती हैं, तो आप हमेशा इसको याद रख पाओगे। तो आपने ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर को समझा। उसके बाद में एक और टर्म आती है गोल्ड कॉलर वर्कर। अब गोल्ड कॉलर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये हाई स्किल्ड नॉलेज वाले लोग हैं जो कि बेसिकली यहाँ पर लॉयर, डॉक्टर, रिसर्च और साइंटिस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद ग्रीन कॉलर वर्कर आता है। तो ग्रीन कॉलर वर्कर इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि एनवायरमेंटल सेक्टर के अंदर काम करते होंगे, हमारे एनवायरमेंट के लिए काम करते होंगे। हाँ, तो वो इसी से संबंधित है, जैसे कि यहाँ पर सोलर पैनल्स, ग्रीन पेस, वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, ये सारी जो यहाँ पर
सेक्टर्स हैं इनके अंदर लोग काम करते हैं वो यहाँ पर ग्रीन कॉलर वर्कर कहलाते हैं। उसके बाद में पिंक कॉलर वर्कर, नाम से ही पता चलता है पिंक तो यानी कि वेमेन से ये संबंधित है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो पिंक कॉलर वर्कर है यहाँ पर, इसके अंदर वेमेंस वर्क करती हैं और इनकी जो पेमेंट वगैरह होती है, जो सैलरीज वगैरह होती है वो काफ़ी कम होती है। फिर उसके बाद आता है रेड कॉलर वर्कर, जो गवर्नमेंट वर्कर्स होते हैं, सरकारी वर्कर्स जिन सभी प्रकार के, वो सब यहाँ पर रेड कॉलर वर्कर कहलाते हैं। फिर उसके बाद आता है एक ओपन कॉलर वर्कर। ओपन कॉलर वर्कर क्या होता है? ये एक वर्कर होता है जो कि घर से बैठकर काम करते हैं, मतलब इंटरनेट से काम किया जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर खुला, कहीं पर भी एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पर इन वर्कर्स के अंदर देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद आता है स्कारलेट कॉलर वर्कर। अब ये स्कारलेट कॉलर वर्कर क्या है? इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता भी है, रिसेंट डेज़ में काफ़ी ज़्यादा हुआ भी है। ये बेसिकली यहाँ पर एक ऐसी टर्म है जिसका अक्सर इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए जो कि पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे वर्क करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया इन वर्कर्स के बारे में, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखा। अब मैंने जैसा बोला कि जब हम लोग बात करते हैं इस गिग सेक्टर की, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन क्रिएट करता है। हमने बात करा जो ये गिग इकोनॉमी है, ये गिग इकोनॉमी ब्लू कॉलर जॉब्स काफ़ी क्रिएट करती है। ब्लू कॉलर जॉब्स कौन सी होती हैं? जो यहाँ पर घंटे के हिसाब से लोगों को सैलरी मिल रही है, प्लस यहाँ पे जो मजदूरी वगैरह यहाँ पर कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। उसके बाद बताया गया जो ये गिग इकोनॉमी है ये लगभग 90 मिलियन जॉब्स तक क्रिएट कर सकती है, ऐसा भी बताया गया। इनफैक्ट यहाँ पर बताया जाता है कि जो नॉन फार्म सेक्टर जॉब्स हैं वो सबसे ज़्यादा क्रिएट करी जा रही हैं इस गिग इकोनॉमी के अंदर। और इंडिया जो है अपना एक टारगेट सेट करके चल रहा है कि 2025 तक हमें 5 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी को बनाना है, यानी 5 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी को पहुंचाना है। तो ये जो गिग इकोनॉमी है या फिर ये जो गिग वर्कर्स हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है जो कि यहाँ पर इस हमारे गोल को अचीव करवा पाएंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। बाकी इन गिग इकोनॉमी या फिर गिग सेक्टर के अंदर काफ़ी सारी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। वो चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला चैलेंज है अनरेगुलेटेड नेचर। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जो वर्कर्स हैं उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, बेनिफिट्स वगैरह प्रॉपरली मिलते नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर बोला जाता है कि इनको बहुत सारे बेनिफिट जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह का बेनिफिट होता है, बहुत सारे वर्कर्स को मिलता है, लेकिन इनको यहाँ पर नहीं मिल पाता है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज है, इनके पास स्किल्स नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्किल्स की आवश्यकता है। ये जो वर्कर्स हैं अगर हम लोग इनको स्किल्स प्रोवाइड करवा दें तो इससे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर बताया गया। इसी वजह से यहाँ पर इन वर्कर्स की बार्गेनिंग वगैरह बहुत होती है। मतलब बार्गेनिंग क्या होती है? ये बेसिकली अपने आप को, जैसे कि अब ऑब्वियस सी बात है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। एक व्यक्ति है, उसके पास यहाँ पर अभी स्किल्स बहुत कम है और दूसरा व्यक्ति वो हाई स्किल्ड पर्सन है। अगर दोनों जॉब के लिए जाते हैं, सेम जॉब के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है हाई स्किल्ड पर्सन को यहाँ पे जॉब पहले मिल जाएगी और उसको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी और वो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर बार्गेनिंग भी कर सकता है कि हाँ मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए, मैं यहाँ पर बेटर काम कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली यहाँ पर कहना है। तो इनके स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, ध्यान रखना। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ अभी तक इकोनॉमी कवर कर रहे थे, अब आते हैं पॉलिटी के ऊपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लक्ष्मीकांत का, आपका 2-3 टॉपिक यहाँ पे कवर होने वाला है। जैसे कि NRI कवर कर दूंगा, उसके बाद यहाँ पर PIO, OCI, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बहुत आसान से शब्दों में मैं आप लोग को यहाँ पर समझा दूंगा। देखो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है किस चीज़ के बारे में कि एक हेल्पलाइन हम लोग जनरेट कर रहे हैं, किसके लिए? NRI की वाइफ्स के लिए। देखो जो नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि हमारी कंट्री से बाहर रह रहे हैं, अब शादी हुई इनकी, अब यहाँ पे इनकी जो वाइफ है उन वाइफ को छोड़ देते हैं। अब जब वाइफ को छोड़ देते हैं ये, तो उन वाइफ के लिए हेल्पलाइन को हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो एक नेशनल हेल्पलाइन यहाँ पे बनाई जा रही है उन वेमेन के लिए जो कि NRIs मतलब छोड़ देते हैं उन वेमेन को या फिर अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं। तो बनाई जा रही है और बताया जा रहा है कि भाई इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम लोग इन वेमेंस को एक असिस्टेंस दे सकें, एक मदद दे सकें, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए फिर कोई वर्क होता हुआ नज़र आता नहीं है। और ये सारी बातें यहाँ पर खुद ऑर्गेनाइज करी हैं नेशनल कमीशन फॉर वेमेन ने। नेशनल कमीशन फॉर वेमेन यहाँ पर वेमेन के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो इसी ने यहाँ पर इन वेमेन का ये बेसिकली इशू उठाया है कि जो NRI की वाइफ्स हैं इनको छोड़ दिया जाता है, तो इनकी प्रोडक्शन के लिए कोई काम नहीं है, तो इनको भी असिस्टेंस मिलना चाहिए। इसी के लिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। क्या हुआ? नेशनल कमीशन फॉर वेमेन ने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को इन्वाइट किया, मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के एक्सपर्ट्स को, एक्सटर्नल अफेयर, होम मिनिस्टर, उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन सबको बुलाया गया और उन सबको बुलाने के बाद में यहाँ पर चर्चा की जा रही है और चर्चा की भी गई है कि देखो जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी जाती हैं इंडियन वेमेन के थ्रू। कौन सी वेमेन? इंडियन वेमेन जिन्होंने शादी करी है PIO
यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, या फिर NRI नॉन रेसिडेंट इंडियंस के साथ में। तो अगर एक विमेन ने इन दोनों कैटेगरी वाले इंसान के साथ में शादी करी है और उस विमेन को छोड़ दिया गया है, तो इस विमेन के असिस्टेंस के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसको लेकर काम चल रहा है। ठीक है ना। तो ये डिस्कशन हुआ। इस डिस्कशन के साथ साथ यहाँ पर डाइवोर्स, अगर इनको डाइवोर्स दिया जाता है तो उसको लेकर ऑब्वियसली हमारे पास पहले से ही काफ़ी सारे प्रोविजंस देखने को मिल जाते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर सेक्शन 13 देखने को मिल जाता है, तो उसको लेकर भी डिस्कशन हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, वो यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब पहला क्वेश्चन देखो, ये तो आपने समझ लिया, ये तो आपको याद रहेगा हमेशा जितना मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात एक और है, और जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो ये विमेन है जिन्होंने शादी करी है NRI या PIO से, उन्हीं विमेन के लिए यहाँ पर ये लाया गया है। तो NRI और PIO ये आखिरकार क्या है, चलो हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं। इस आर्टिकल को GS पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे, आपके लक्ष्मीकांत के अंदर ये पूरा टॉपिक मेंशन्ड है। पहले हम लोग टॉपिक कवर करेंगे NRI के बारे में। नॉन रेसिडेंट इंडियन कौन होता है? नॉन रेसिडेंट इंडियन मतलब यहाँ पर एक पर्सन जो कि इंडिया से तो बाहर रह रहा है, लेकिन वो इंडिया का ही सिटीज़न है, यानी भारत का नागरिक है, लेकिन वो भारत से बाहर रह रहा है, तो वो यहाँ पर NRI कहलाता है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो NRI बेसिकली होता कौन है, मैं आपको समझाता हूँ। कि मान लो एक व्यक्ति, तो अब क्योंकि आप जैसे मैंने बताया इसमें तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होगा कि इंडिया से बाहर रह रहा है तो वो NRI है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है एक व्यक्ति है जो कि इंडिया से बाहर रहने के लिए गया 15 दिन के लिए, तो क्या वो NRI कहलाएगा? नहीं। देखो इसमें एक बहुत सिंपल सा टर्म है, जब एक व्यक्ति इंडिया से बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद किसी भी कंट्री में 6 महीने से ज़्यादा रुकता है, ध्यान से सुनना, 6 महीने से ज़्यादा रुकता है, तो बेसिकली यहाँ पर उसको NRI बोला जाता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ गए होंगे सिंपल से शब्दों में। तो वो तो NRI हो गया। अब उसको काफ़ी सारे राइट्स मिलते हैं, यानी कि इंडिया से बाहर 6 महीने से ज़्यादा से रह रहा है, वो NRI हो गया। उसको वोटिंग राइट भी मिलता है, यानी कि वो इंडिया में वोट वगैरह कर सकता है। ठीक है। प्लस यहाँ पे जो NRI होता है, इनको एक सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या मिलता है? देखो ये लोग अपना वहाँ पे काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, कमाने के बाद में जो पैसा है वो इंडिया में भेज रहे हैं। अब वो पैसा जो इंडिया में भेज रहे हैं, तो इंडिया में यहाँ पर उनके इनकम के ऊपर टैक्स वगैरह जो भी है वो सब नहीं लगाया जाता है। ठीक है ना। इसको यहाँ पे लोग ध्यान में रख सकते हो। बाकी एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मान लो यहाँ पर वो NRI हो गया, काफ़ी लंबे समय से रह रहा है, बाहर काम कर रहा है, और अगर वो चाहे तो बेसिकली यहाँ पर अगर वहाँ की जिस भी देश में रह रहा है वहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहे तो वो सिटीजनशिप ले सकता है, आराम से ले लेगा। लेकिन अगर उसको इंडिया की सिटीजनशिप लेनी होगी तो उस इंडियन सिटीजनशिप को लेने के लिए जो उसने बाहर की सिटीजनशिप ले रखी है उसको त्यागना होगा। कहोगे ऐसा क्यों, दोनों सिटीजनशिप लेकर नहीं रह सकता? नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का ही जो प्रोविज़न है वो चलता है। इंडिया बेसिकली डुअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता, यानी कि आप अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले चुके हो तो इंडिया की नागरिकता नहीं ले सकते। आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर हो तो यहाँ पर इंडिया की नागरिकता ले पाओगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ये तो हम लोगों ने NRI के बारे में पढ़ लिया। अब बात करते हैं PIO के बारे में। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन क्या है? देखो जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, ये टर्म पहले चलती थी, अब यहाँ पर नहीं चलती है, क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया गया है OCI से। चलो मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में भी। जब हम लोग बात करते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन की, तो इसका मतलब है फॉरेन सिटीज़न, यानी बाहर का व्यक्ति। लेकिन वो जो फॉरेन सिटीज़न है वो बेसिकली पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल को छोड़कर, ये बेसिकली यहाँ पर बोला गया था। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊँगा अभी डिटेल से, थोड़ा सा रुको। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जब हम लोग PIO के बारे में बात करते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन के बारे में, तो या फिर देखो इनके जो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, इनका जन्म यहाँ पे इंडिया में होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पर जिसकी इंडिया में उसका जन्म हुआ, इंडिया की सिटीजनशिप थी उसके पास। अब वो यहाँ पे अमेरिका चला गया या किसी और देश में चला गया। अब अमेरिका या किसी और देश में जाकर वहाँ पे शादी कर ली। शादी करने के बाद में वहीं पर बच्चे हो गए। अब उन बच्चों ने वहीं की उसी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है। तो क्या होगा, वो जो बच्चे हैं वो बेसिकली यहाँ पर पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, वो इंडिया आ सकते हैं। इंडिया में आकर यहाँ पे वो PIO बेसिकली ये वाला जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टैग है, वो उनको मिल सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी यहाँ पर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जिनका जन्म हुआ है इंडिया के अंदर में, और यहाँ पे आप कह सकते हो उनके बच्चे अगर बाहर हो चुके हैं, तो वो सब एलिजिबल हैं इंडिया की सिटीजनशिप के लिए। ध्यान रखना, लेकिन उनको यहाँ पर PIO बोला जाता है। क्लियर हो गया। अब जो PIO कैटेगरी है बेसिकली ये तो ख़त्म कर दी गई है, यहाँ पे PIO टर्म अब यूज़ नहीं किया जाता।
पीआईओ को मर्ज कर दिया गया है किससे, ओसीआई से। ठीक है, पीआईओ को मर्ज कर दिया गया ओसीआई से। ओसीआई को हम लोग बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ध्यान रखना इसके बारे में, बहुत सिंपल सा टर्म है। अभी मैंने आपको बताया कि देखो 2015 में क्या हुआ, पीआईओ को ओसीआई से मर्ज कर दिया गया। अब क्या क्या चेंजेस हुए उसको समझते हैं। तो आज के टाइम पर जो टर्म यूज़ किया जाता है वो किया जाता है ओसीआई। ओसीआई की डेफिनेशन क्या है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं उन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई हैं ओसीआई को लेकर, कि ओसीआई वो व्यक्ति होगा जो कि इंडिया का नागरिक था 26 जनवरी 1950 इस तारीख को या फिर इसके बाद, तो वो ओसीआई के अंदर आएगा। प्लस यहाँ पे 26 जनवरी 1950 इस तारीख को वो व्यक्ति एलिजिबल हो पाता, मतलब कि वो व्यक्ति एलिजिबल था कि वो यहाँ पर नागरिकता ले सकता था, तो वो भी यहाँ पर आप कह सकते हो वो पर्सन जो है ओसीआई की कैटेगरी के अंदर आएगा, यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की कैटेगरी के अंदर आएगा। ठीक है ना। तो 26 जनवरी 1950 जो तारीख है, अगर वो इस दिन इंडिया का नागरिक था या उसके बाद भी यहाँ पर इंडिया का सिटीज़न था, तो वो ओसीआई की कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है। या फिर आप कह सकते हो कि वो उस समय नागरिक था या फिर उनका कोई बच्चा या ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, तो फिर यहाँ पर वो भी ओसीआई कैटेगरी के अंदर आएगा। जैसे मैंने आपको समझा दिया, विदेश में गए हैं तो इंडिया के नागरिक, लेकिन विदेश में गए, वहाँ पे रहे, वहाँ पर बच्चे हो गए, उन्होंने सिटीजनशिप ले ली है, तो बेसिकली क्या होगा, वो सब यहाँ पर ओसीआई की कैटेगरी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब ओसीआई को लेकर ये बातें जान ली। ओसीआई को लेकर सेक्शन 7A के अंदर कुछ बातें बताई गई हैं कि देखो, जो एप्लीकेंट होता है वो ओसीआई के लिए एलिजिबल है जब उसके ग्रैंड पेरेंट्स और जो पेरेंट्स हैं वो सब यहाँ पर इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। लेकिन ध्यान रखना, अगर उस व्यक्ति के पेरेंट पाकिस्तान या बांग्लादेश के हैं तो ये चीज़ अलाउ नहीं की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंडिया को ही रखा गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर और क्या मेंशन किया गया, देखो ये मैंने आपको समझा दिया कि पीआईओ को हम लोगों ने मर्ज कर दिया ओसीआई के साथ में 2015 में, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब ओसीआई जो कार्ड होल्डर्स हैं, क्योंकि होता क्या है, अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर ओसीआई बोला गया है तो ये वाला कार्ड उसको मिल जाएगा, ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया का यहाँ पर कार्ड उसको मिल जाता है। अब ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया का कार्ड मिला उससे, तो उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहली बात, इंडिया के अंदर कई बार आ सकता है, कई बार जा सकता है, मतलब अब यहाँ पे वो खुली छूट है। और पहले क्या हुआ करता था, यानी कि जब पहले पीआईओ वाली टर्म थी तो हर 6 महीने में इनको बताना होता था FRRO को, यानी कि फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हर 6 महीने में बताना पड़ता था कि मैं कहाँ पर हूँ, अपनी लोकेशन को। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इनको ये बेनिफिट मिल गया कि वो 6 महीने वाला जो प्रोविज़न है वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। हर 6 महीने में अब यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। प्लस ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए यहाँ पर वीज़ा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वीज़ा के बिना भी यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो। वीज़ा क्या होता है, यानी एक कंट्री, जैसे कोई व्यक्ति दूसरे कंट्री में जा रहा है तो वो कंट्री वीज़ा देती है, वो कंट्री परमिशन देती है कि हाँ हमारी कंट्री में आ जाओ, तो यहाँ पर वीज़ा की आवश्यकता भी नहीं होती ओसीआई होल्डर्स के लिए। आपको ध्यान रखना है, ये होता है यहाँ पर ओसीआई। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया ओसीआई होल्डर्स जो हैं इनको वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं मिलते हैं। फिर साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया कि मान लो एक इंडिविजुअल है जो कि ओसीआई है, लगभग यहाँ पर 5 साल के लिए, मतलब 5 साल तक के लिए वो एक ओसीआई की तरह रजिस्टर्ड है, तो वो इंडिया के अंदर इंडियन सिटीजनशिप के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो सकता है। उसके साथ यहाँ पे बताया गया जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं वो यहाँ पे इंडिया के अंदर स्पेशल बैंक अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं और जो नॉन फार्मिंग प्रॉपर्टी उसको परचेज़ कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में जो परमानेंट अकाउंट नंबर है, पैन नंबर, उसके लिए भी यहाँ पर ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। ओसीआई और एनआरआई प्लस पीआईओ, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई क्या है, ये तीनों ही मैंने आपको आज क्लियर करवा दिया है। ठीक है ना। तो एनआरआई, ओसीआई क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एनआरआई वगैरह को अगर हम लोग देखें तो इनको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, ओसीआई वालों को वोटिंग राइट्स यहाँ पर नहीं मिलते हैं, यानी जो पीआईओ वाले थे बेसिकली उनको यहाँ पे वोटिंग राइट्स नहीं मिला करते थे। चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन की तरफ, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ आज काफ़ी सारे एडिटोरियल डिस्कस करने की, लगभग 5 एडिटोरियल मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम लोग डेली बेसिस पर जो मेंस का क्वेश्चन लेते हैं वो देख लेते हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन है, डिस्कस द पर्पल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। आपको पर्पल रिवॉल्यूशन के बारे में बताना है। पर्पल रिवॉल्यूशन के बारे में कल ही मैंने आप लोगों को जो करंट अफेयर का वीडियो होता है उसके अंदर डिटेल से समझाया है। तो पर्पल रिवॉल्यूशन क्या है इसके बारे में डिस्कस करना, प्लस एक्सप्लेन करना कि जो पर्पल रिवॉल्यूशन है
इसका भारत की ग्रोथ के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा सा आंसर आप लोग लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट सा यहाँ पर क्वेश्चन भी है। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। जैसे आप टाइप करोगे मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप अभी आ जाएगा आपके सामने, इस पर क्लिक करना और जाकर यहाँ पर इससे ज्वाइन हो जाना। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये कल का मेंस क्वेश्चन है, फिर उससे पहले डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से ये मेंस क्वेश्चन मिलते रहते हैं। अब ये क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। करना क्या है, इस क्वेश्चन पर जाना, नीचे कमेंट लिखा हुआ है, इस पर टैप करना। जैसे आप इस पर टैप करोगे ये दूसरे पेज पर ओपन हो जाएगा और वहाँ पर आप अपने आंसर राइटिंग या फिर अपना जो भी आपने आंसर लिखा है उसको सबमिट कर सकते हो। सबमिट के साथ साथ वहाँ पे जो लोग हैं और भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो आपस में एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से इसका बेनिफिट्स ले सकते हो। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो यहाँ पर जो एडिटोरियल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस एडिटोरियल के अंदर आशा वर्कर्स के बारे में बताया गया, आशा वर्कर्स ने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके बावजूद यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आशा वर्कर्स फेस कर रही हैं वो बताया जा रहा है, ठीक है। और उन प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं वो बातें यहाँ पर बताई गई हैं ऑथर के थ्रू। तो अच्छा सा आर्टिकल है। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ ये आशा वर्कर्स कौन होती हैं। देखो आशा वर्कर्स यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये चर्चा में इसलिए आई क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आशा वर्कर्स की तारीफ़ करी और तारीफ़ करते हुए इनको एक अवार्ड भी मिला है। और बोला गया कि आशा वर्कर्स का जो काम है पेंडेमिक के टाइम पर, कोविड-19 के टाइम पर, वो यहाँ पर एक यूनिक वर्क देखने को मिला। काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई गई है आशा वर्कर्स के थ्रू। तो आशा वर्कर्स का यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। तो आपने यहाँ पर समझ लिया, जो हम लोग बात करते हैं आशा की, तो इसकी एक फुल फॉर्म होगी, बिल्कुल ऐसा ही है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आपको देखने को मिलेगा, लोगों की हेल्थ के लिए काम करती हैं। तो इंडिया के अंदर लगभग 1 मिलियन के आसपास आपको ये आशा वर्कर्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको अगर इस पेज में क्लियर ना दिख रहा हो तो ये पूरा एडिटोरियल आपको नीचे भी दिखेगा, यहाँ से आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इंडिया के अंदर लगभग 1 मिलियन के आसपास आपको ये आशा वर्कर्स देखने को मिलते हैं, वॉलंटियर्स देखने को मिलती हैं। ये स्वयं सेवक हैं जो कि यहाँ पर लोगों की हेल्थ के लिए काम करती हैं। तो अभी क्या हुआ, इनको एक बिगेस्ट इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलता है। WHO की साइड से क्या मिला, इनको एक अवार्ड मिला, किस चीज़ का, ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2022। पता है खास बात क्या है, ये जो 2022 का अवार्ड है ये सिर्फ 6 लोगों को मिला है, उसमें से यहाँ पर इंडिया की आशा वर्कर्स आपको देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर इसका ये एक यूनिक सी बात है। WHO ने बताया कि जो आशा वर्कर्स हैं इन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम किया है, लोगों को हेल्थ सिस्टम तक पहुँचाया है। और फिर बताया गया कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर आशा वर्कर्स ने अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन दिया, खासकर प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज बड़े हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर एक्सेस इंक्रीज़ हुआ है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, आशा वर्कर्स का यहाँ पर मेजर रोल क्या देखने को मिलेगा। जो हम लोग अपनी सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो इसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इन हेल्थ सर्विसेज को नहीं ले पाते हैं, इन हेल्थ सर्विसेज के फ़ायदे नहीं ले पा रहे हैं, काफ़ी पीछे वो रह चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं आशा वर्कर्स, उन लोगों तक, या फिर उनकी गरीबी की वजह से, ठीक है, या फिर कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से उनके पास हेल्थ सर्विसेज नहीं पहुँच पा रही हैं, तो आशा वर्कर्स वो हेल्थ सर्विसेज उन लोगों तक यहाँ पर पहुँचा पाती हैं, ठीक है। ये आपको फीमेल देखने को मिलेगी, पिंक कलर का इनका ड्रेस देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर मेंशन किया गया कि देखो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज का एक्सेस को बढ़ाया गया है, लोगों तक पहुँचाया गया है, ये भी यहाँ पर आशा वर्कर नहीं किया है। ये प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस क्या होता है तो आपको पता होगा। यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब हम लोग बात करते हैं हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर में आपको 3 प्रकार के हेल्थ केयर देखने को मिलते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शरी हेल्थ केयर। तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से सुन लेना, हमेशा ये चर्चा में रहता है। प्राइमरी हेल्थ केयर जो कि आपके घर के नज़दीक में है, आपको बुखार हुआ, कोल्ड हुआ, कुछ भी हुआ, आप गए यहाँ पर दवाई ले लिए, प्लस यहाँ पर बच्चे की डिलीवरी वगैरह होनी है, तो वो सब यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर के अंदर देखने को मिलता है। आपके घर के पास में यहाँ पर जो भी डिस्पेंसरी अवेलेबल है वहाँ से आप लोग उसके बेनिफिट्स ले लेते हो, वो प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया। सेकेंडरी हेल्थ केयर क्या होता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्राइमरी से कुछ ज़्यादा प्रोफेशनल्स होते हैं, है ना, कुछ ज़्यादा यहाँ पर एजुकेटेड तो नहीं कह सकते, ज़्यादा प्रोफेशनल डॉक्टर्स यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, है ना। अब सेकेंडरी के अंदर यहाँ पर मेंशन किया गया कि जैसे कि यहाँ पर एक्सरे वगैरह करवाते हैं हम लोग, तो एक्सरे के साथ साथ यहाँ पर और भी जो भी यहाँ पर थोड़ा सा अल्टीमेट लेवल पर अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया जाता है, वो सब यहाँ पर सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर करवाया जाता है, वो होता है सेकेंडरी हेल्थ केयर। फिर आता है तीसरा टर्शरी हेल्थ केयर। टर्शरी हेल्थ केयर क्या होता है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। यहाँ पर बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। सुपर स्पेशलिस्ट मतलब कैंसर का इलाज जहाँ पे होता है, कीमोथेरेपी करवाई जाती है, वो सब यहाँ पर टर्शरी हेल्थ केयर होता है। लेकिन आशा वर्कर्स यहाँ पर इन्होंने
जो बेसिक सी हेल्थ केयर सर्विसेज है ये लोगों तक पहुँचाइए। तो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है ये आप लोगों ने जानना था और जान लिया। तो यहाँ पे बताया गया जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ है यानी कि माँ की हेल्थ और बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूवमेंट मिला है एक, और उसके पीछे का कारण है आशा वर्कर। प्लस यहाँ पे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ट्यूबरक्लोसिस इस प्रकार की बीमारियों का ट्रीटमेंट तक यहाँ पर पहुँचाया जाता है आशा वर्कर्स के थ्रू। फिर उसके बाद बताया गया रूरल और अर्बन पॉपुलेशन यानी कि जो गांव वाली पॉपुलेशन है और शहर वाली पॉपुलेशन है, सभी पर एक मेजर फोकस आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ लंबे समय पहले से आशा वर्कर्स ने इंडिया के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। वो इम्पॉर्टेंट रोल इस प्रकार से कि इंडिया को पोलियो फ्री बनाया गया, और इंडिया के अंदर जो मैटरनल मोर्टेलिटी है यानी कि जो बच्चा को जन्म देते वक्त माँ की डेथ हो जाती है, तो वो चीज़ यहाँ पर कम हो पाई है। इंडिया पोलियो फ्री बन पाया है ना। तो इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बच्चे यहाँ पर जब जन्म ले रहे हैं तो उनकी कोई मतलब पहले डेथ ज़्यादा हुआ करती थी, वो ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर चीज़ें अच्छी चल रही हैं, और जो मतलब कॉमन सी बीमारियाँ देखने को मिलती थी, कॉमन से इलनेस देखने को मिला करती थी, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो इन सब पीछे का कारण जो है वो यहाँ पर आशा वर्कर्स देखने को मिलती हैं। प्लस यहाँ पे आशा वर्कर्स का जो मतलब जेनेसिस है, मतलब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से आखिरकार, तो इंडिया ने इस आशा प्रोग्राम को लॉन्च किया था 2005 से 6 के बीच में। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में हम लोगों ने आशा वर्कर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया, और फिर यहाँ पर इस प्रोग्राम को धीरे धीरे बढ़ा दिया गया। पहले गांव वाले एरिया में था, बाद में यहाँ पर इसको शहर वाले एरिया में एक्सटेंड कर दिया गया। फिर यहाँ पर मेंशन किया गया कि देखो जो भी यहाँ पर वेमेन आपको इस आशा वर्कर के प्रोग्राम के अंदर देखने को मिलती हैं, वो आज के टाइम पर किस चीज़ के लिए काम करते हैं ये भी आप लोगों ने समझ लिया है। फिर उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा जो ये आशा प्रोग्राम है, इनका मेजर इंटेंशन यही है कि हम लोग क्या कर सकें, लोगों तक हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करवा सकें। देखो काफ़ी सारी चीज़ें रिपीटेडली यहाँ पे बताई जा रही हैं, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद बताया गया जो आशा प्रोग्राम है, मैंने आपको बताया आशा प्रोग्राम कब बनाया गया, 2005 से 6 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में। लेकिन किस चीज़ से इंस्पायर होके, क्योंकि किसी चीज़ से इंस्पायर होकर ही हम लोग इस आशा प्रोग्राम को लेकर आए थे। वो चीज़ क्या है, तो यहाँ पर बेसिकली वो 2 इनिशिएटिव देखने को मिले। यहाँ पर मेंशन किया गया 1975 के अंदर WHO के थ्रू एक टाइटल दिया गया था हेल्थ बाय द पीपल, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक 90 लगभग आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है प्राइमरी हेल्थ केयर को लेकर अल्मा अता के अंदर, जो कि उस समय USSR में था लेकिन आज कजाकिस्तान के अंदर वो एरिया है, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस बैठती है। तो उन्हीं हेल्थ केयर को लेकर जब बात चल रही थी तो उसी चीज़ से हम लोग यहाँ पर इंस्पायर होते हुए हम लोगों ने इस आशा वर्कर को लेकर आए, ठीक है ना। फिर उसके बाद बताया गया, उसके बाद यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया गया। इसकी जो शुरुआत है, मतलब एक सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशन है, ये तो यहाँ पे छोटे छोटे इंस्पिरेशन हम लोगों ने जो बाहर कॉन्फ्रेंस चल रहे थे उन सब से लिए, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन लिया गया हमारी कंट्री के अंदर खुद से, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ पर एक प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है जिसका नाम है मितानिन। जो मितानिन प्रोग्राम है इसका मतलब है आ फीमेल फ्रेंड, ठीक है, आ फीमेल फ्रेंड इसका मतलब है। तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर प्रोग्राम लाया गया था। इसी से यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंस्पायर होते हुए यहाँ पे क्या किया गया, आशा वर्कर का प्रोग्राम लाया गया है। तो छत्तीसगढ़ का भी एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिल जाएगा, उन्हीं की वजह से यहाँ पर आशा वर्कर्स का प्रोग्राम हमारे पास प्रॉपरली आ पाया है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बताया गया जब से हम लोगों ने आशा इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, हमने देखा बहुत तगड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर आप कह सकते हो बताया है जो आशा वर्कर्स हैं उनका एक पाइवेटल यानी इंपॉर्टेंट रोल रहा है हर एक हेल्थ इनिशिएटिव के अंदर में, ठीक है, हर एक हेल्थ सर्विसेज के अंदर में। लेकिन आपने देखा कि हाँ बिल्कुल कितना बड़ा रोल है, कोविड-19 पैंडेमिक में यहाँ पर आशा वर्कर्स ने कितना कुछ काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी आशा वर्कर्स को काफ़ी सारे चैलेंजेस, काफ़ी सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ जाती हैं। और वो चैलेंजेस क्या हैं मैं आपको समझाऊंगा, और उन चैलेंजेस के लिए हम लोग को अर्जेंटली सोल्यूशन चाहिए, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे बताया गया, जब हम लोग बात करते हैं आशा वर्कर्स की, तो इनकी कोई सैलरी फिक्स नहीं है। ये लोग इंसेंटिव्स कमा लेते हैं, है ना। यहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ तो वहाँ से कुछ पैसा मिल गया, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इंसेंटिव्स वगैरह है वो यहाँ पर ये कमाते लेते हैं, और उसी इंसेंटिव्स की मदद से 6 से 8 हज़ार रुपये महीना प्रति यहाँ पर ही कमा लेते हैं। तो आप कह सकते हो सैलरी कोई फिक्स नहीं है, और है सैलरी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। अगर किसी राज्य के अंदर यहाँ पर सैलरी दी जा रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा कम दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हो आशा वर्कर्स को एक तरीके से अप्रेजल या फिर आप कह सकते हो इनको आगे बढ़ाने का कोई स्टेप नहीं है। जबकि यहाँ पे दुनिया भर के अंदर से दुनिया के अंदर आशा वर्कर्स को एक रिकग्निशन मिला है इंटरनेशनल लेवल पर कि हाँ उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो फेस करें आशा वर्कर्स, उनको रिजॉल्व करना होगा।
फिर उसके बाद यहाँ पर ये बोलते हैं कि आशा वर्कर्स के पास में यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा, ज़रूरत है सारी राज्यों को कि वो हाई रेमुनरेशन यानी कि आशा वर्कर्स के लिए जो सैलरीज वगैरह हैं उसको इंक्रीज़ कर दें, है ना। जो इंसेंटिव्स वगैरह मिल रहे हैं वो मिले, यहाँ कितने कब ज़्यादा कम मिले, लेकिन यहाँ पर जो सैलरीज वगैरह है वो एक फिक्स्ड सैलरी, एक अच्छे अमाउंट की सैलरी उनको मिलनी चाहिए। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे बताया गया कि आशा वर्कर्स ऐसी वर्कर हैं जो कि गवर्नमेंट स्टाफ को जो सैलरी मिल रही है उससे ज़्यादा सैलरी के लायक हैं, और अलाउ करो भाई इन लोगों को कि भाई इनको एक अच्छी सैलरी मिले और हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो पाए। लोगों की जान जाना कम हो चुकी है, वो भी यहाँ पर आशा वर्कर्स की वजह से। फिर दूसरा यहाँ पर मेंशन किया गया, यहाँ पे देखो जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ स्टेट्स आपको देखने को मिल पाएंगे जो कि प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे समझाया गया, जब हम लोग बात करें आशा वर्कर्स के अंदर में, तो आशा वर्कर्स को यहाँ पर इनके अंदर कोई इनका जो करियर है उस करियर के अंदर कोई प्रोग्रेशन नहीं देखने को मिल रहा है। होता नहीं है कि यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया गया है तो उसके करियर के अंदर एक प्रोग्रेस तो देखना चाहिए था कि हाँ भाई यहाँ पे आगे लंबे समय तक काम करेंगी, आगे एक अल्टीमेट एक दूसरी पोस्ट पर काम करेंगे, तो इस प्रकार से कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो आशा वर्कर्स हैं उनके प्रोग्रेस के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, और इस प्रकार के काफ़ी सारे स्टेप्स बहुत सारे राज्य उठा भी रहे हैं। जैसे आशा वर्कर्स को आगे दूसरे कार्डर में प्रमोट कर दिया जाता है, पब्लिक हेल्थ नर्स की तरह प्रमोट कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये काम किया जाता है काफ़ी सारे राज्यों की तरह, तो ये काम भी हम लोगों को मतलब सभी राज्यों को करना पड़ेगा, इससे यहाँ पे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तीसरा यहाँ पे बोला गया कि आशा वर्कर्स के लिए जो बेनिफिट्स है उसको इंक्रीज़ कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो ये इनको इंश्योरेंस वगैरह के बेनिफिट्स वगैरह भी नहीं मिल पाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहाँ पर मिल रहे हैं वो सभी लोगों को वो इनको ही मिलने चाहिए। प्लस यहाँ पे जो बेनिफिट्स वगैरह हैं वो बढ़ा देने चाहिए इनके लिए। फिर चौथा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि देखो एक प्रॉब्लम ये भी है कि आशा वर्कर्स के अंदर बहुत सारी टेम्प्ररी पोस्ट आपको देखने को मिलती हैं, है ना, यानी कि बहुत कम समय के लिए टेम्प्ररी पोस्ट है, कभी जॉब है कभी नहीं है। तो यहाँ पर ये भी एक कंसर्न है इन महिलाओं के लिए। तो आशा वर्कर्स के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक परमानेंट जॉब भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, आप आशा परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बना सकते हो, है ना, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी सारे स्टाफ का शॉर्टेज है। इनफैक्ट प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर खुद एक बहुत बड़ा शॉर्टेज देखने को मिलेगा। उन शॉर्टेज की पूर्ति की जा सकती है इन आशा वर्कर्स को एक परमानेंट जॉब देकर, ये यहाँ पे बताया गया। फिर लास्ट में ऑथर मेंशन करते हैं WHO ने इन आशा वर्कर्स को ये अवार्ड दिया है, ये एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए और ये डिज़र्व भी करती हैं, और इस चीज़ को हमें एक्सेप्ट भी करना होगा। प्लस ये हमारे लिए रिमाइंडर है और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि इस आशा प्रोग्राम को हम और ज़्यादा मजबूत करें और लोगों तक यहाँ पर जो हेल्थ सर्विसेज वो पहुँचे, और उसके लिए यहाँ पे हमें ये स्टेप उठाने पड़ेंगे जो मैंने आपको बताया। और इससे क्या होगा, भारत के अंदर आने वाले जो फ्यूचर पेंडेमिक्स हैं या एपिडेमिक्स यानी जो बीमारियाँ हैं उसके अंदर भी आशा वर्कर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ इस आर्टिकल का क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। नो यहाँ पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेटा है ना, एक डेटा पॉइंट है। डेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करता हूँ कि न्यूज़पेपर पूरा निचोड़ कर आपके सामने रख दूँ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी कवर कर दूं, प्लस डेटा पॉइंट, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, एडिटोरियल, इकॉनमी, वर्ल्ड सेक्शन, सभी चीज़ यहाँ पे मेरी कवर करने की कोशिश रहती है। इसी वजह से वीडियो लेंदी होता है। तो वीडियो लेंदी है, लेकिन आप यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ध्यान रखना। अब इस वाले आर्टिकल में क्या मेंशन किया गया कि यूएस के अंदर बवाल चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये आर्टिकल मैंने आज से लगभग कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, हफ्तों पहले डिस्कस किया था, और इसके ऊपर एक अलग से शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है। चाहो तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। जब आप लोग यूट्यूब पर जाओगे, टाइप करोगे रो वर्सेस वेड, ठीक है, क्या टाइप करना है, रो वर्सेस वेड। जब आप लोग टाइप करोगे तो आपके सामने रो वर्सेस वेड बाय दीपक यादव एजुकेशन लिख देना, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा, उसको आप लोग गो थ्रू कर सकते हो। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि अलग से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बताया गया कि यूएस के अंदर एक बवाल हो रहा है। फरवरी 2022 के अंदर क्या हुआ, यूएस का सुप्रीम कोर्ट एक केस को देख रहा था। एक पुराना केस है, बहुत पुराना केस, जिसका नाम है रो वर्सेस वेड। ठीक है, रो वर्सेस वेड का यहाँ पर एक केस हुआ था 1973 के अंदर। अब इस केस के अंदर एक जजमेंट आया। अब जब वो जजमेंट आया ना, तो जजमेंट वो बेसिकली क्या करता है, वो जजमेंट अलाउ करता है वहाँ पे लोगों को कि वो जो महिलाएं हैं वहाँ पे वो अबॉर्शन करवा सकती हैं। तो 1973 का जजमेंट था जो कि हक देता है महिलाओं को कि वो अबॉर्शन करवा सकती हैं। लेकिन अभी इसी साल पिछले महीने क्या होता है, यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे फोकस करता है इस वाले केस के ऊपर, और वो इस केस के अंदर चेंजेस करने की कोशिश कर रहा है। इस केस का जो जजमेंट है उसको ओवरटर्न करना चाहता है, पलटना चाहता है। मतलब ये जजमेंट पहले बोला करता था कि अबॉर्शन करवा सकते हो,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट यूएस का चाहता है अबॉर्शन के ऊपर बैन लगना चाहिए, अबॉर्शन नहीं होना चाहिए, है ना। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट अंदर ही अंदर डिसाइड कर रहा था, लेकिन हुआ क्या कि अमेरिका की जो पॉलिटिको यहाँ पर एक न्यूज़ आउटलेट है, इसने क्या करा, इस न्यूज़ को लीक कर दिया। अब जैसे ये न्यूज़ लीक होती है बवाल मच जाता है पूरे अमेरिका के अंदर, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे किस प्रकार से बवाल मच रहा है। जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रोटेस्ट चल रहा है, अबॉर्शन इज़ आवर राइट, और इसी प्रकार से बहुत सारे और भी आप लोग देख पाओगे ये प्रोटेस्ट करते हुए अलग अलग बैनर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि हाँ इशू क्या है। तो बेसिकली बोला जा रहा है जो अबॉर्शन है ये राइट टू चॉइस होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर लोगों के पास में राइट टू चॉइस है, लोग यानी जो महिला हैं वो अबॉर्शन उनको करवाना है, ठीक है, उनको रखना है, उनको नहीं रखना है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे सरकार को कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थोपने चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर बवाल चलता हुआ नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद बताया गया कि देखो आपको ये अमेरिका का मैप देखने को मिलेगा। अब इस मैप में बताया गया कि अगर यहाँ पे इस रो वर्सेस वेड जजमेंट के अंदर कोई भी बदलाव होता है, यूएस का सुप्रीम कोर्ट अगर इसको पलटता है, तो इसकी वजह से आप कह सकते हो बहुत बवाल मचने वाला है पूरे अमेरिका के अंदर। तो अभी यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आने वाले टाइम पर एक बवाल हो सकता है, वो यहाँ पे सारी बातें बताई गई हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि लिखित में आप लोग यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, जो कि इम्पॉर्टेंट है, आप एग्जामिनेशन में कैसे उसका यूज़ कर सकते हो। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है कि एक न्यूज़ को पॉलिटिको जो नाम का जर्नलिज्म कंपनी है उसने लीक कर दिया। उसने रो वर्सेस वेड का जो 1973 का जजमेंट था वो पलट दिया, और वो जजमेंट मतलब पलटने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो जजमेंट यहाँ पर क्या बोलता है, वो बेसिकली अबॉर्शन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलता है, एक महिला अबॉर्शन करवा सकती है अपने बच्चे का। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है आप कह सकते हो कि क्या कर रहा है आज के टाइम पर, वो इसको बदलने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से जो लोग हैं उनके बीच में डिबेट छिड़ चुका है। कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ठीक कर रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पर नहीं ठीक कर रहे हो, मतलब कुछ लोग यहाँ पर इसके फेवर में है कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे जो अबॉर्शन है उसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा है उसको भी यहाँ पर एक लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, वो भी एक ह्यूमन पर्सन है। कुछ लोगों का कहना यह है कि नहीं, अबॉर्शन यहाँ पर एक राइट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास राइट टू चॉइस है और यह वीमेन के ऊपर है वो बच्चा पालना या नहीं पालना। ठीक है ना, ये आपने देख लिया। अब हुआ क्या, ये मतलब आप कहोगे अचानक से यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों डिसाइड किया, मतलब अचानक से क्या दिमाग में आ गया इस केस को बदलने का। 1973 का केस है, अभी तक तो कोई चेंजेस किए नहीं। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या है, मिसिसिपी यहाँ पर एक जो जगह है, मिसिसिपी के अंदर सबसे पहले काम उठ कर आ गया। 2018 के अंदर जो मिसिसिपी है इसने अबॉर्शन को बैन कर दिया। इसने बोला 15 सप्ताह के बाद, यानी कि बच्चा पेट में यहाँ पर बनना स्टार्ट हुआ तो 15 सप्ताह तक हो चुके हैं, 15 सप्ताह के बाद में आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते। ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो कि मिसिसिपी ने ये लॉज लेकर आ गया, और ये डायरेक्टली यहाँ पर जो अमेरिका का रो एंड वर्सेस वेड जजमेंट है उसको यहाँ पर चैलेंज करता है। उसी प्रकार से ये तो 2018 में मिसिसिपी ने ये काम किया, और 2019 में एक और काम कर दिया। 2019 में मिसिसिपी ने क्या किया, इन्होंने बोला हार्ट बीट अबॉर्शन लॉ को हम वो पास कर रहे हैं, और पास ये कर भी दिया गया। हार्ट बीट अबॉर्शन लॉ क्या होता है, यानी कि यहाँ पे अगर एक महिला अबॉर्शन करवाने जाती है और अबॉर्शन करवाते वक्त अगर जो डॉक्टर है वो बच्चे की हार्ट बीट को डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ बच्चे की हार्ट बीट यहाँ पे पकड़ी जा रही है, हार्ट बीट चल रही है, तो बेसिकली क्या होगा, वो अबॉर्शन नहीं करवाया जाएगा। ठीक है ना, अबॉर्शन को फिर रद्द कर दिया जाएगा, अबॉर्शन वो महिला नहीं करवा सकती। तो बेसिकली अबॉर्शन के ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लॉज वगैरह लेकर आए गए, है ना, मिसिसिपी के थ्रू। इसी वजह से यहाँ पर यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड किया कि हम लोग भी यहाँ पर एक काम करते हैं, जो ये अबॉर्शन है बेसिकली इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा रोक लगाते हैं। इसी को लेकर ये बवाल मच रहा है। अब ये तो आपने जान लिया अबॉर्शन के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग इंडिया के बारे में। अभी तक हमने यूएस के बारे में चर्चा करी है, तो इंडिया के अंदर ये मैं अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इंडिया के अंदर अबॉर्शन को लेकर क्या क्या कानून देखने को मिलेंगे। देखो, जब इंडिया के अंदर बात करते हैं इंडियन पिनल कोड की, आईपीसी जो 1860 में बना था, इंडियन पिनल कोड ये बोलता है कि अबॉर्शन जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, एक अपराध है। ये खुद आईपीसी का सेक्शन 312 बोलता है, अगर अबॉर्शन करवाए तो वो अपराध है। हालांकि यहाँ पर उसके बाद में एक छूट दी गई। छूट इस प्रकार से दी गई कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को लाया गया। 1971 में ये एक्ट आया। इस एक्ट का मेजर मकसद है कि भाई यहाँ पे एक छूट मिलनी चाहिए, जो महिलाएं हैं वो अबॉर्शन करवा पाएँ, इस प्रकार की छूट मिले। और इस एमटीपी एक्ट 1971 ने क्या किया, यहाँ पे जो भी महिला है उनके पेट में बच्चा बनना स्टार्ट हुआ तो 20 सप्ताह तक, जो 20 वीक्स की प्रेगनेंसी होगी तो 20 वीक्स तक यहाँ पर 20 वीक्स के अंदर अंदर वो उसको अबॉर्ट करवा सकती हैं। 20 वीक्स के बाद में वो अबॉर्शन नहीं करवा पाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये 1971 का एक्ट बोलता था। अब इसी एक्ट के अंदर साल 2021 के अंदर अमेंडमेंट हुआ, यानी कि संशोधन, यानी कि एक बदलाव कर दिया गया।
अब साल 2021 यानी पिछले साल ही बदलाव किया गया, और वो बदलाव ये था कि जो अबॉर्शन यहाँ पर होगा, इस अबॉर्शन को यहाँ पर पहले कितने 20 वीक्स तक रखा गया था कि 20 सप्ताह तक यहाँ पर अबॉर्शन करवा सकते हो, लेकिन इसको बढ़ाकर 20 से 24 वीक्स कर दिया गया है। तो 2021 के अंदर चेंजेस करके 24 सप्ताह कर दिया गया कि अब ये जो अबॉर्शन है वो आप 24 सप्ताह तक करवा सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है। ये जो 24 सप्ताह किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वेमेंस के लिए किया गया है जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, उनके साथ में रेप हुआ है या फिर और कोई यहाँ पर प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रही हैं, तो वही यहाँ पर आप कह सकते हो अबॉर्शन करवा सकती हैं। उनके लिए यहाँ पर इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया था पिछले साल। तो ये अमेंडमेंट हुआ है इस MTP एक्ट 1971 के अंदर। फिर उसके बाद बताया गया कि मान लो यहाँ पर कोई बच्चा है, अब पेट में पल रहा है, वो डिसेबल है, उसके अंदर एक डिसेबिलिटी देखने को मिल रही है, फीटल डिसेबिलिटी है। तो अगर बच्चा डिसेबल होता है तो उसके लिए कोई भी यहाँ पर टाइमलाइन की लिमिट नहीं होती है, यहाँ पे वो कभी भी अबॉर्शन करवा सकते हैं, कभी भी। इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं है, 24 सप्ताह के अंदर भी, 24 सप्ताह के बाद भी कभी भी अबॉर्शन करवाया जा सकता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर एक अप्रूवल लेना होता है मेडिकल बोर्ड की साइड से। मेडिकल बोर्ड ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर होते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर इस पूरे डॉक्टर्स का जो ये पूरा का बोर्ड है वो सेटअप किया जाता है सरकार के थ्रू। उसके बाद में यहाँ पर एक अप्रूवल मिलता है, देन उसके बाद में यहाँ पर वो अबॉर्शन हो पाता है, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना, ये आप लोगों ने इस पूरे एडिटोरियल के बारे में जान लिया है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दे दी है, इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है, लगभग 3-4 बार एडिटोरियल आ चुका है, लगातार न्यूज़ कवर हो रही है, इसी वजह से मैंने आपके साथ में शेयर किया। नाउ आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ अगले एडिटोरियल में डेथ पेनल्टी के बारे में चर्चा की जा रही है। तो मैं आपको डेथ पेनल्टी को लेकर काफ़ी सारी स्टैटिक सी इंपॉर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं डेथ पेनल्टी की, तो सुप्रीम कोर्ट डेथ पेनल्टी को लेकर क्या बोलता है डिस्कस करेंगे। तो GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सिलेबस के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिससे आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे। डेथ पेनल्टी की हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब है मौत की सज़ा सुनाना। डेथ पेनल्टी को हम लोग कैपिटल पनिशमेंट भी बोलते हैं। एक व्यक्ति है जिसने यहाँ पर क्राइम किया है तो उसको सज़ा देना, अगर मौत की सज़ा दी गई है तो बेसिकली यहाँ पर उसको हम लोग डेथ पेनल्टी बोलते हैं। और डेथ पेनल्टी अपने आप में सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो हाईएस्ट पेनल्टी अब ये एक तरीके से देखने को मिल जाती है, मतलब कि आप कह सकते हो एक सबसे उच्च लेवल की ये सज़ा देखने को मिलती है। डेथ पेनल्टी दी जाती है एक्सट्रीम केसेस के अंदर, यानी कि जो मर्डर, रेप, इस प्रकार के जो केस हो गए इसके अंदर यहाँ पर डेथ पेनल्टी दी जाती है। अब ये जो डेथ पेनल्टी है बोला जाता है कि एक सूटेबल सा पनिशमेंट है सबसे बदतर क्राइम के लिए। अगर कोई बदतर क्राइम करता है तो यहाँ पर उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। लेकिन दुनिया भर में इसको लेकर एक डिबेट छिड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों का कहना यह है, क्रिमिनोलॉजिस्ट का कहना है, सोशोलॉजिस्ट का कहना है कि डेथ पेनल्टी को हटा देना चाहिए, ठीक है। डेथ पेनल्टी को हटा देना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने किया अबॉलिश, लेकिन इंडिया यहाँ पर इसको नहीं हटाएगा, ऐसा इंडिया खुद बोल चुका है। अब डेथ पेनल्टी को लेकर डिबेट चलती है कि इसके अंदर इसके आर्गूमेंट्स में काफ़ी सारे लोग बोलते हैं और इसके अगेंस्ट में भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं। आर्गूमेंट्स क्या बोलते हैं, इसके फेवर में क्या क्या बोलते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि जो ये मौत की सज़ा दी जा रही है ये बेसिकली यहाँ पर उन लोगों को दी जा रही है जो कि बदतर क्राइम कर रहे हैं और वो डिज़र्व करते हैं इस सज़ा को, ये यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पे बोला जाता है कि बिल्कुल यहाँ पे जो डेथ पेनल्टी है वो एक अप्रोप्रिएट सज़ा है एक बदतर क्राइम के लिए, तो ये उनको मिलना चाहिए। फिर उसके साथ साथ हमें बताया गया दूसरा यहाँ पर फेवर दिखाएगा डेटरेंस। दूसरे फेवर के अंदर बताया गया कि भाई यहाँ पे जो कैपिटल पनिशमेंट है उससे यहाँ पर विक्टिम की फैमिली को जस्टिस मिलता है। यानी कि अगर किसी के साथ रेप हुआ है, अब उसके जो परिवार वाले हैं वो यहाँ पर हमेशा से ही मांग करेंगे कि जिसने ये काम किया है उसको यहाँ पर डेथ पेनल्टी ही मिले। तो जो विक्टिम की फैमिलीज़ हैं उनको यहाँ पर एक रिलीफ मिलता है डेथ पेनल्टी से, आप लोग यहाँ पर देख पाओगे उनको एक जस्टिस मिलता हुआ नज़र आता है। तो ये बातें फेवर में बताई गई हैं। अब यहाँ पर डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में भी आर्गूमेंट है, क्योंकि डिबेट है तो डिबेट में फेवर और अगेंस्ट दोनों देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में जो है पहला स्टेटमेंट बोला गया डेटरेंस इनइफेक्टिविटी। मतलब क्या है, अगर यहाँ पर डेथ पेनल्टी दी जा रही है उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, ये कहना है। इसका मतलब यहाँ पे डेथ पेनल्टी दी जा रही है लगातार। रेप केसेस के अंदर साल 2013 से हम लोग यहाँ पर डेथ पेनल्टी दे रहे हैं IPC सेक्शन 376A के अंदर में, लेकिन उसके बाद भी रेप कंटिन्यू हो रहे हैं और रेप के अंदर जो ब्रूटैलिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो मतलब डेथ पेनल्टी इफेक्टिवली काम ही नहीं कर रहा है। तो ये इसके अगेंस्ट में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो हटा देना चाहिए, ये बेसिकली यहाँ पर अगेंस्ट में बोला जा रहा है। दूसरा यहाँ पर अगेंस्ट में पॉइंट उठाया गया एग्जीक्यूशन ऑफ द इनोसेंट, यानी कि डेथ पेनल्टी के अंदर काफ़ी बार क्या होता है, जो इनोसेंट व्यक्ति है, मासूम लोग आपको देखने को मिलेंगे। अब मासूम लोगों को यहाँ पर ये सज़ा मिल जाती है, मासूम लोगों को मौत की सज़ा मिल जाती है, क्योंकि जस्टिस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ कमियां, कुछ मिस्टेक, कुछ फ्लॉस की वजह से क्या हो रहा है, मासूम लोग यहाँ पर उनको कैपिटल पनिशमेंट मिल जाती है। तो इसको भी लेकर यहाँ पर एक अगेंस्ट में आर्गूमेंट देखने को मिलेगा।
दूसरा यहाँ पे बताया गया कि जब हम लोग अमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में चर्चा करें, अमनेस्टी इंटरनेशनल बेसिकली ये ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चा करता है। तो अमनेस्टी इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग बताया गया कि देखो जो ह्यूमन जस्टिस है यहाँ पर इसके अंदर कहीं ना कहीं कमियाँ देखने को मिल सकती हैं, और यहाँ पे जस्टिस सिस्टम के अंदर जो कमियां हैं उसकी वजह से जो इनोसेंट व्यक्ति हैं, मासूम व्यक्ति, वो बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको डेथ पेनल्टी मिल सकती है। तो इसी वजह से जो डेथ पेनल्टी है उसको अबॉलिश कर देना चाहिए, यानी कि यहाँ पर अब ये पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, मौत की सज़ा नहीं सुनानी चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया इसके फेवर और अगेंस्ट में क्या आर्गूमेंट चल रहा है। फिर उसके बाद बताया गया डेथ पेनल्टी को लेकर इंडिया के अंदर क्या स्टेटस देखने को मिलेगा। तो डेथ पेनल्टी को लेकर क्या क्या बातें बताई गई हैं इसको समझते हैं। भारत के अंदर जो हमारा CRPC है यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1955 का, इस CRPC के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था 1955, क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955 ये लाया गया था। इससे पहले क्या होता था, इस अमेंडमेंट से पहले जो डेथ पेनल्टी है बेसिकली वो एक रूल था और लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक एक्सेप्शन। मतलब आप कह सकते हो 1955 के आसपास जो डेथ पेनल्टी है वो रूल था। अगर कोई क्राइम हुआ है तो कोर्ट को यहाँ पर आप कह सकते हो डेथ पेनल्टी देने में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। कोर्ट को यहाँ पर इतना कुछ यहाँ पर बोलना भी नहीं पड़ता था, वो डेथ पेनल्टी तुरंत देता था, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है 1955 में एक अमेंडमेंट, एक संशोधन हो जाता है, और संशोधन होने के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, डेथ पेनल्टी के ऊपर अब यहाँ पे कोर्ट को भी जवाब देना पड़ता है बहुत ज़्यादा, है ना। अब कोर्ट को भी यहाँ पर काफ़ी सारी मतलब सोचना समझना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर डेथ पेनल्टी देनी पड़ती है। फिर उसके बाद बताया गया कि भाई यहाँ पर एक अमेंडमेंट होता है, मैंने आपको बता दिया, उसके बाद सिचुएशन बदल गई। उसके बाद यहाँ पर जो CRPC का सेक्शन 354 क्लॉज 3 है, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो बोला गया जो कोर्ट है, अब क्या है ना, कोर्ट को एक रीज़न देना पड़ता है, राइटिंग में लिख कर एक रीज़न देना पड़ता है कि हाँ हम यहाँ पर इसको ये डेथ पेनल्टी क्यों दे रहे हैं। तो अभी सिचुएशन बदल चुकी है। पहले सिचुएशन थी कि हाँ डेथ पेनल्टी एक रूल था, भाई डेथ पेनल्टी दे दी गई तुरंत, लेकिन अब क्या है, डेथ पेनल्टी कोई रूल नहीं बचा है। डेथ पेनल्टी के अंदर यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, तो चीज़ें उलट चुकी हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया। हालांकि यहाँ पे काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, दुनिया भर से यहाँ पर लोग बोलते हैं इंडिया से ही बोला गया डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दो, ख़त्म कर दो, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर सीधे सीधा मना कर दिया कि भाई हम डेथ पेनल्टी को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर कोई क्राइम करता है, कोई ख़तरनाक क्राइम करता है, तो उसके लिए यहाँ पर डेथ पेनल्टी ही बिल्कुल अप्रोप्रिएट पनिशमेंट है। तो उसके बाद लॉ कमीशन जो है, लॉ कमीशन ने अपनी 35वीं रिपोर्ट के अंदर 1967 में इंडिया से बोला कि भाई यहाँ पर डेथ पेनल्टी को हटा देना चाहिए, स्क्रैप कर देना चाहिए। भारत ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं हम लोग यहाँ पर डेथ पेनल्टी नहीं हटाएंगे। तो आप लोग देख पाओगे ये यहाँ पर बताया गया। फिर उसके बाद बोला गया इंडिया के अंदर अगर हम लोग ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग चलें तो लगभग अभी 720 के आसपास यहाँ पर एग्जीक्यूशन, 720 के आसपास यहाँ पर आप कह सकते हो ये डेथ पेनल्टी दी गई है जब से देश आज़ाद हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है, अगर डेथ पेनल्टी दी जाती है तो हायर कोर्ट यहाँ पर उनको माफ़ कर देता है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी नज़र आती हैं। हालांकि डेथ पेनल्टी को लेकर अलग अलग केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में। उस अलग अलग केसेस में कौन कौन से केस हैं, सबसे पहले जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1973 का ये केस आप देख पाओगे। यहाँ पे बोला गया कि इस चीज़ को लेकर कि देखो लोगों के थ्रू कंसर्न उठाया जा रहा है कि आप डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, ऐसा लोगों का कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर बोला ठीक है ये बोल रहे हो तो यहाँ पर ये सुनो कि जो डेथ सेंटेंस है यानी मौत की सज़ा है ये दी जा सकती है, ठीक है, ये दी जा सकती है अगर एक व्यक्ति ने क्राइम किया है तो डेथ सेंटेंस इम्पोज्ड आफ्टर अ ट्रायल इन अकॉर्डेंस विद द लीगली एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर अंडर द CRPC, यानी कि CRPC के अंडर में, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंडर में। तो इन दोनों एक्ट के अंडर में क्या है, ये डेथ पेनल्टी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक नहीं है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बोला गया, तो बेसिकली ये डेथ पेनल्टी दी जा सकती है, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला। फिर उसके बाद में एक और केस होता है बचन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का केस है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है ठीक है डेथ पेनल्टी आप दे सकते हो, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर, यानी कोई यहाँ पे खतरनाक से खतरनाक केस निकल कर आया है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मतलब जो एक तरीके से बिल्कुल निर्दयता दिखाई गई है, तो उस केस के अंदर यहाँ पर उस व्यक्ति को डेथ पेनल्टी मिलनी ही चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर ये दोनों आप लोगों ने केस देख लिया, तो इसके बारे में ध्यान रखना। ये मैंने आपके साथ में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। तो बचन सिंह स्टेट ऑफ पंजाब वाला केस हम लोगों ने कवर कर लिया है, बाकी सारे केसेस के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। चलो डेथ पेनल्टी के बारे में आपने काफ़ी कुछ जान लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक दो छोटे छोटे एडिटोरियल्स है, जैसे कि ये वाला एडिटोरियल है, ये कल मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था कि जो GDP है बेसिकली वो बड़ी है ना।
तो सॉरी जीडीपी यहाँ पर डिक्लाइन होती हुई नजर आई है, वो यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद एक एडिटोरियल यह है, यहाँ पर नेपाल के अंदर जो फ्लाइट है वो बेसिकली यहाँ पर गायब हो गई थी, क्योंकि जो वेदर था वो काफ़ी ख़राब था, लेकिन वो फ़्लाइट उड़ी और उसके बाद वो फ़्लाइट जो है वो गायब हो गई। और बेसिकली क्या हुआ, उस फ्लाइट का एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर काफ़ी सारे जो लोग थे, लगभग 22 लोग थे, उसमें से 22 के 22 लोग की जान जा चुकी है। तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, वो भी हमने आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब एक इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है, पहले उसको कवर करते हैं। ना आपने आज का थंबनेल देखा होगा, जहाँ पे थंबनेल में लिखा हुआ है इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व बिहार के अंदर देखने को मिला है। तो इसको लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। तो बिहार सरकार ने यहाँ पर आप कह सकते हो कि डिसाइड किया है और प्लस परमिशन दे दी है कि जो दुनिया कह रहा हूँ, हमारे देश का एक लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है वो बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उसका एक्सप्लोरेशन किया जाए। इसके लिए बिहार सरकार ने क्या किया, यहाँ पर एक परमिशन दी। हालांकि उसके बाद काफ़ी सारे आर्टिकल्स और भी पब्लिश हो रहे हैं जहाँ पर बोला जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे बिहार सरकार ने इसको नकार दिया, इसको डिनाई कर दिया, इसको मना कर दिया है। हालांकि इसको लेकर भी काफ़ी सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, लेकिन अभी तक की खबर वैसे तो ज़्यादातर ट्रेंडिंग है वो यही है कि हाँ, बिहार के अंदर एक लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व देखने को मिला है। कहाँ पे, जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इस जीएसआई के सर्वे के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग आप कह सकते हो 222.88 मिलियन टन ऑफ गोल्ड रिजर्व, इतना गोल्ड रिजर्व आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कहाँ पर, ये जो आज के टाइम पर बिहार के अंदर जमुई डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट है वहाँ पर, यह बताया गया। और यहाँ पर साथ ही साथ बोला गया बिहार के अंदर जो इतना टन ऑफ गोल्ड मेडल जो देखने को मिलेगा, ये बेसिकली हमारे पूरे कंट्री का जो जितना भी टोटल गोल्ड रिजर्व है उसका 44% देखने को मिल सकता है। तो मतलब इसका एक्सप्लोरेशन के लेकर अभी अलाउ किया गया। ये द हिंदू के अंदर आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। यही आर्टिकल मैंने आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस किया है, ये द हिंदू का ही आर्टिकल था। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया कि अभी देखेंगे आने वाले टाइम पर इसके बारे में कितनी चर्चा होती है। अभी आप लोगों ने केजीएफ के बारे में पढ़ा है, कोलार गोल्ड फील्ड्स के बारे में, है ना, जिसके ऊपर एक मूवी बनी थी, उसका भी यहाँ पर थंबनेल के अंदर यूज़ कर लिया है ताकि थंबनेल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर बिहार के अंदर ये जमुई डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा, ये वाला एरिया। तो इसी जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो गोल्ड रिज़र्व है वो पाया गया है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट गोल्ड रिज़र्व बोला जा रहा है। यहीं पर एक्सप्लोरेशन की इजाज़त दी गई है। बाद में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए जहाँ पे इसको डिनाई कर दिया गया। आने वाले टाइम पर इसके ऊपर और भी बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होंगे, तो आने वाले टाइम पर मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। लेकिन एक छोटी सी न्यूज़ थी तो मैंने सोचा आपके साथ में कवर की जाए। फिर आगे आते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे एडिटोरियल के अंदर कुछ और आर्टिकल्स हैं जो कि कोविड को लेकर हैं। अगेन आप लोग पूरी तरह से हटा सकते हो। फिर एक आर्टिकल ये है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फिर टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर आते हैं। टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर भी एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिल जाएगा। ऊपर वाला बेकार है, काफ़ी बार मैंने आपके साथ में चर्चा कर ली है रशिया यूक्रेन के बारे में, उसमें कुछ भी काम का नहीं मिला है। अब यहाँ पर ये वाला आर्टिकल काम का है हमारे, क्योंकि यहाँ पर इंडिया को लेकर चर्चा की गई है। इतना पोर्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ ये पोर्शन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अभी क्या हुआ, रिसेंट डेज़ में अमेरिका के अंदर एक 18 साल का लड़का बंदूक उठाई और स्कूल के अंदर वो गोलियां चला दी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई। और इस प्रकार के इंसिडेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया ऐसा अमेरिका में क्यों हो रहा है। अमेरिका में इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर यूएस का सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिलेगा। तो यूएस का जो सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट है वो बेसिकली अलाउ करता है लोगों के पास हक है, लोगों के पास राइट है कि वो यहाँ पर उन हथियारों को अपने पास में रख सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। तो ये अमेरिका का खुद सेकंड अमेंडमेंट बोलता है। इसी वजह से वहाँ पे हथियार खरीदना बहुत ज़्यादा आसान है। 18 साल के पूरे हो जाओ, बाकी लाइसेंस ना मिल पाए, लेकिन हथियार आप आराम से खरीद सकते हो। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में जितनी दिक्कत होती है उतनी हथियार खरीदने में दिक्कत नहीं होती, बंदूक खरीदने में दिक्कत नहीं होती अमेरिका के अंदर। तो ऐसा ही है, तो इसी की वजह से ये सिचुएशन देखने को मिल जाती है। ठीक है ना। तो कहीं पर भी आप देख पाओगे गोलियां चलती रहती हैं। तो अमेरिका के अंदर बहुत लंबे समय से देखने को मिल रहा है कि स्कूलों के अंदर गोलियां चलती हैं और काफ़ी सारे लोगों की जान जाती है। तो हमने देखा था रिसेंटली इस प्रकार का इंसिडेंट देखने को मिला, लगभग 21-22 लोगों की जान गई और ये गोलियां चला दी गई थी एक लड़के के थ्रू इस अमेरिका के स्कूल के अंदर में। तो गन लॉज के बारे में चर्चा की गई है। तो अमेरिका के अंदर क्या गन लॉज है आपने देख लिया। उसी प्रकार से कनाडा के अंदर क्या है, तो कनाडा ने अभी यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिए हैं। कनाडा ने अभी मंडे में यहाँ पर एक अमेंडमेंट पास किया है। चेंजेस क्या है अपने इस गन लॉज के अंदर, और यहाँ पर रोक लगाई है कि भाई गन की जो परचेजिंग है, ट्रांसफ़र है, इंपोर्ट है, इसके ऊपर एक रोक लगा दी है, इसके ऊपर एक फ्रीज़ लगा दिया है इस चीज़ को देखते हुए। उसके बाद यहाँ पे जापान की बात करें तो जापान के अंदर भी आप लोग देख पाओगे गन को ख़रीदना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अमेरिका कनाडा के अंदर भले ही आप लोग गन खरीद लो, लेकिन जापान के अंदर ख़रीदना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आप लोग कह नहीं सकते। देखो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है
सबसे पहले क्या करना होगा, एक व्यक्ति को पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा कि उसको क्यों ज़रूरत है। फिर उसके बाद में यहाँ पर उसको अपना मेडिकल हेल्थ चेकअप करवाना पड़ेगा, और प्लस यहाँ पर वो एक तरीके से नशेड़ी नहीं होना चाहिए, यानी कि वो अल्कोहल और नारकोटिक इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो ये सारी बातें बताई गई, 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही होनी चाहिए, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर एक गन मिलती है किसको, जापान के अंदर एक व्यक्ति को। और अगर फिर भी यहाँ पर इस चीज़ का वॉयलेशन हो जाता है, इस प्रकार से गोलियाँ चला दी जाती हैं फालतू में, तो यहाँ पर यह पनिशेबल ऑफेंस है। यहाँ पे 3 साल की सज़ा दी जा सकती है, और उस 3 साल को 5 साल का बढ़ाया जा सकता है, प्लस 10 मिलियन येन, 10 मिलियन जापानी करेंसी येन तक का यहाँ पे फाइन लगाया जा सकता है उस व्यक्ति के ऊपर। तो जापान के अंदर यह हालात हैं गन्स को लेकर। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया के बारे में। तो इंडिया के अंदर यहाँ पे गन को लेकर क्या हालात देखने को मिलेंगे। जब हम लोग बात करते हैं इंडिया के अंदर गन लाइसेंस की, तो इंडिया के अंदर एक व्यक्ति जब तक 21 साल का नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर इस गन लाइसेंस को नहीं ले सकता, ठीक है। अब जब गन परचेज़ करनी है तो बेसिकली उसका जो मेंटल हेल्थ है वो सही होनी चाहिए, तब यहाँ पर वो गन को रिसीव कर पाएगा। प्लस उसके बाद में यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, होम मिनिस्ट्री, ठीक है, ये बहुत सारे इन्होंने स्टेप्स लगा रखे हैं। बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पर क्या लगा रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आर्म्स एक्ट है, यानी कि आर्म्स एक्ट जो कि यहाँ पे गन रखने के बारे में जो चर्चा करता है। तो आर्म्स एक्ट के अंदर संशोधन यानी चेंजेस करे गए 2019 के अंदर, और इसने क्या किया, यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ फायर आर्म्स, यानी कि पहले एक व्यक्ति 3 हथियार या फिर 3 यहाँ पे गन रख सकता था, तो उसको इस एक्ट के अंदर कम करके 2 कर दिया है। तो भारत के अंदर भी रिस्ट्रिक्शन काफ़ी सारे लगा दिए हैं, एक व्यक्ति आराम से यहाँ पर गन नहीं खरीद सकता। इंडियन लॉस की बात करें तो ये यहाँ पे बात करता है काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हो कि किस चीज़ के ऊपर, रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर, काफ़ी सारे रोक लगाने के ऊपर काम करता है ये। यहाँ पे बोला गया कि भाई रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, तो आपको अगर लाइसेंस लेना है तो उसके लिए भी यहाँ पर काफ़ी हद तक परेशानियाँ होती है, उसके बाद जाकर एक लाइसेंस मिल पाता है। और अगर लाइसेंस मिल भी गया है और उस बंदूक का अगर गलत उपयोग किया गया तो उससे यहाँ पर पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, 7 साल की सज़ा, और यहाँ पर 7 साल की सज़ा को बढ़ाकर या उम्र कैद की जा सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है, यहाँ पर मेंशन किया गया। प्लस यहाँ पर उसके ऊपर फाइन भी चार्ज किया जा सकता है। तो ये इंडिया के अंदर लॉस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये गन लॉस को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये था हमारा पर्टिकुलर एडिटोरियल। आई होप आप लोग को ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। उसके बाद एक और आर्टिकल है ये वाला, ये आपके साथ में डिस्कस नहीं करूंगा, कल मैं आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। इंडस वाटर ट्रीटी का इतिहास मैंने आपको बता रखा है, कैसे साइन की गई थी मैंने आपको बता रखा है, लेकिन आपको अब मेरे लिए काम करना है इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में और डिटेल से अगर जानना है, क्योंकि कैसे साइन की गई थी, ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए इस आर्टिकल में वो डिट्टो सारे पॉइंट अगर समझने हैं तो आज का मॉर्निंग का करंट अफेयर का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, प्लीज़ उसको एक बार जाकर देख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग क्यों, मतलब वीडियो वाला क्यों नहीं देख पाते, टाइम नहीं मिल पाता। देखो इसी चक्कर में मैंने एक दिन पहले वो वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है कि यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए तो एक दिन पहले आप लोग उसको देख पाओ। तो आप लोग यहाँ पर प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर सकते हो, उसमें बहुत मेहनत की गई है, बहुत कुछ ऐड किया गया है। यहाँ पर ये बात नहीं है कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के वहाँ से भी सारी चीज़ें कवर कर पाओ, क्योंकि वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस पीआईबी के अंदर जो कि रेगुलर कुछ ज़बरदस्त आर्टिकल्स डिस्कस किए जा रहे हैं, तो उसको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हिंदू के अंदर कवर नहीं हो रहे हैं। वो सारी बातें मैं आपके साथ में वहीं पर कवर करता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग इतना काम कर सकते हो। बाकी हम लोगों ने आज का अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस को समाप्त कर लिया है। वर्ल्ड सेक्शन और इकोनॉमिक सेक्शन पर कुछ भी नहीं है पढ़ने लायक, इसी वजह से हम लोग वहाँ पर नहीं गए हैं। उसके बाद एक लास्ट आर्टिकल मैंने आपसे बोला था ये है, तो यहाँ पर बात की गई है ईडी ने, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी समन किया है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। क्यों? मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। यहाँ पे बोला जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनको समन किया गया। अब आपके लिए यहाँ पर ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा किसको समन किया गया, बस खाली ध्यान रखना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बेसिकली क्या करता है, इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, तो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, जिसको हम लोग यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, पहले तो यहाँ पर गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा और फिर यहाँ पर उस गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को वाइट मनी में कन्वर्ट कर देना, लेजिटिमेट मनी में कन्वर्ट कर देना, इसी को हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। और इसी चीज़ को टैकल करने के लिए हमारे पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है, ये बेसिकली यहाँ पर एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है, और पहले ही एनफोर्समेंट यूनिट के नाम से जानी जाती थी, बाद में इसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करती है, प्लस यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको मैनेज करने का भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करता है। क्लियर हुआ? नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और, प्रीलिम्स का क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ड्रोन क्या क्या काम कर सकता है। तो ड्रोन बेसिकली तीनों काम कर सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो तीनों काम सक्सेसफुली ड्रोन के थ्रू किए जा सकते हैं। तो आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।